हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी विवेक गोयल और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज। अब तक हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया है जून 2016 सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ पेपर में। बेटा इस सीरीज में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं ये हमारे सारे बेटा थ्योरेटिकल हैं, सीरीज में है। आप कोई भी सेट ए बी सी डी लेकर देख सकते हैं, क्वेश्चन सारे सीक्वेंस में मिलेंगे, बट ये ऑल 10 क्वेश्चंस आर प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस का हमारे पास स्कोप नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर, salary received by partner from his partnership firm is considered in his personal assessment as। अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कोई भी सैलरी रिसीव कर रहा है तो पार्टनर के हाथ में ये किस हेड में टैक्सेबल होगी, ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से कोई सैलरी रिसीव करता है या पार्टनरशिप फर्म से कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है, बेटा ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। ठीक है, सेक्शन 40 क्लॉज बी की एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। डिसअलाउंस को चेक करेंगे आप वहां पर। ठीक है, पीजीवीपी हेड में, तो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। सो सैलरी रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Next, deduction of tax from salary as per section 192 shall be at। सेक्शन 192 में सैलरी के ऊपर टैक्स को डिडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, सैलरी के ऊपर जो टैक्स को बेटा डिडक्ट किया जाता है ये एवरेज रेट पर किया जाता है। मतलब जितना भी सैलरी पर टैक्स बनता है उस पर स्लैब रेट अप्लाई किया जाता है। उसके ऊपर 87A की रिबेट अगर क्लेम की जा रही है तो उसे आपको माइनस करना होगा, ई से एसएचई से आपको प्लस करना होगा, और अगर इनकम बहुत बड़ी है, सैलरी बहुत बड़ी है, तो उसके ऊपर सरचार्ज भी लग सकता है। ठीक है, तो यहां पर सैलरी पर जितना एक्चुअल टैक्स पे करना है वही कैलकुलेट किया जाता है और उसे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल सैलरी से। तो ये होता है एवरेज रेट, याद रखिएगा एवरेज रेट। ठीक है, सो द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज में। ठीक है, सो यहां पर एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, रोहन won a state government lottery of rupees 1 lakh on 11th October 2015। The government should deduct tax on such winning amount too। बेटा टीडीएस का जो रेट होता है हमारे पास लॉटरी इनकम पर, ये होता है 30%। इसमें सरचार्ज ईसी एसएचईसी ऐड नहीं होता, तो जो रेट हमारे लिए एप्लीकेबल होगा 30%। सो 1 लाख रुपीज पर अगर हम 30% का रेट अप्लाई करते हैं तो इट कम्स आउट 30,000 रुपीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Where a non-resident foreign company is liable to tax at special rate of 10% on account of royalty or fee for technical services such as shall। जनरली ये बेटा ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट एग्जाम तक कैरी नहीं करता है और ऐसा पॉइंट एग्जामिनर ने कैरी किया है। सेक्शन 115 ए बी ए सी एक्सेट्रा, यहां पर हम नॉन रेजिडेंट के स्पेशल टैक्स रेट की बात करते हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, और यहां पर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं दैट आपको जो स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करना है, तो स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करते हुए ये भी ध्यान रखना है क्या आप उसमें सेक्शन 28 से सेक्शन 44C या सेक्शन 57 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चैप्टर 6 से दैट इज 80C to 80U की रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं जहां पर रॉयल्टी इनकम पर स्पेशल 10% का टैक्स रेट बेटा अप्लाई किया जाता है, यहां पर आपका अप्लाई होगा केस डी, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 28 to 44C, और ये और होगा। ठीक है, दिस इज और मिसप्रिंट है हमारे पास, और सेक्शन 57 बट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो यस, अगर एक नॉन रेजिडेंट रॉयल्टी पर 10% का टैक्स पे कर रहा है तो वो पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस रॉयल्टी के ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, बट हाँ 80C से 80U की जो भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट डोनेशन एक्सपेंसेस हैं इसके लिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगेंस्ट रॉयल्टी। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ये हमारा आरओआई का क्वेश्चन है। An individual other than individual of age of 60 years
or more shall have to file return of income. That is, who is required to file income tax return? पहला सेक्शन होता है रिटर्न ऑफ इनकम का 139 सबसेक्शन 1. इंडिविजुअल को बेटा रिटर्न सबमिट करनी होती है अगर इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ना क्रॉस करती हो. सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो एग्जाम्पशन लिमिट है बेटा वो हमारी 3 लाख और 5 लाख है. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है दैट अदर कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर से कम है. इसका मतलब हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2,50,000. तो एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम बिफोर 80C to 80U अगर 2,50,000 को एक्सीड कर जाती है तो रिटर्न सबमिट करना जरूरी होता है. ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे पास है. हिज टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सीड्स 2,50,000. तो आप कह सकते हैं टोटल इनकम बिफोर 80C to 80U या आप वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, बिकॉज ग्रॉस टोटल इनकम इज ऑलवेज बिफोर 80C to 80U. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी. नेक्स्ट, the due date of filing of return of income for assessment year 2016-17. one thing I should clear, ये बार बार बच्चों की क्वेरी ये हो सकती है दिसंबर एग्जाम के लिए बेटा यही लॉ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ये सारा के सारा लेक्चर या जो हम ये सीरीज पूरी डिस्कस कर रहे हैं फॉर इनकम टैक्स मैं असेसमेंट ईयर 16-17 मतलब फाइनेंस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहा हूँ जो जून 2016 एग्जाम में एप्लीकेबल था और जो दिसंबर 2016 एग्जाम में एप्लीकेबल होगा. अगर कुछ स्टूडेंट जून 2017 या दिसंबर 2017 के स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने असेसमेंट ईयर 16-17 में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जून एंड दिसंबर 2017 एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 17-18 एप्लीकेबल होगा. सो अगर नया लेक्चर आ चुका है तो श्योरली यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो लेक्चर देख सकते हैं. अदरवाइज जो अमेंडमेंट है वो यहीं पर आपको एनोटेशन के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी. चलिए, द ड्यू डेट, अगेन ड्यू डेट का क्वेश्चन हमारे पास है बेटा. ये क्वेश्चन भी आरओआई का है और ये एक ट्विस्टर क्वेश्चन है. ट्विस्टर इसलिए कि अगर आपने ऑप्शंस चारों नहीं पढ़े और क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर दे सकते हैं. The due date of filing of return of income for assessment year 2016-17 in case of working partner of a firm whose accounts are liable to be audited. देखिए ये बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 अक्टूबर की रिटर्न सबमिट करने की डेट होती है कंपनी के लिए, कोई भी व्यक्ति जिसके अकाउंट ऑडिट होते हैं उसके लिए, और एक वर्किंग पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट ऑडिट होते हैं तो वर्किंग पार्टनर के लिए भी रिटर्न सबमिट करने की डेट होती है 30 सितंबर. जी हाँ, और ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर भी, बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरे ऑप्शन पढ़ना नहीं तो गलत हो सकता है. बेटा एक और पॉइंट होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसके लिए रिटर्न सबमिट करने की डेट हो जाती है 30 नवंबर. अब एक चीज को तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है वर्किंग पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट है वो ऑडिट होते हैं, मतलब 30 सितंबर तक का तो टाइम है. अब यहां पर ध्यान से देखिए ऑप्शन डी, 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट. ये इट इज नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए, ही इज होना चाहिए बेटा. ये अब ये थोड़ा सा ट्विस्टर है. अब यहां पर ये अगर इट की बात कर रहा है बेटा, अगर ये इट, व्हाई आई एम सेइंग ट्विस्टर है और यहां क्लियरिटी नहीं है, अगर ये इट पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट ऑडिट होते हैं तो पार्टनर के लिए रिटर्न सबमिट करने की डेट है वो 30 सितंबर होती है. इन दैट केस हमारा आंसर होगा बी. ठीक है, और अगर ये इट बाय मिस्टेक है और अगर ये वर्ड है हिम, ठीक है, हिम, अगर ये बाय मिस्टेक पार्टनर के लिए यूज किया गया तो ध्यान रखिएगा अगर पार्टनर के अकाउंट ऑडिट होते हैं अगर पार्टनर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर प्राइसिंग में देनी जरूरी है तो रिटर्न सबमिट करने की डेट बेटा 30 नवंबर हो सकती है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें. यहां पर हमारा आंसर बी भी हो सकता है और आंसर डी भी हो सकता है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि क्योंकि इंस्टीट्यूट करेक्ट आंसर नहीं देता है, हमें सजेस्टेड आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो ये एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. रीजन वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का हमारे पास ऑप्शन हमारे पास एक स्कोप रहता है.
इन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हम एजम्पशन ले सकते हैं और एजम्पशन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एजम्पशन के बेस पर अगर आपका आंसर करेक्ट है तो यू विल गेट मार्क्स, बट एमसीक्यू में एजम्पशन ले भी अगर लेते हैं तो आप उसे नोट डाउन नहीं कर सकते, और क्योंकि पेपर कंप्यूटराइज चेक होता है तो अगर आपने दोनों ऑप्शन लगा दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, और अगर एक लगा दिया, मान लीजिए ऑप्शन डी लगा दिया और एग्जामिनर इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बी पर करेक्ट आंसर दिया है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पर अगर ये वर्ड इट यूज किया गया है फॉर पार्टनरशिप फर्म तो माय करेक्ट आंसर इज बी, और अगर ये वर्ड यूज किया गया है फॉर बेटा पार्टनर तो इन दैट केस आंसर इज डी। ठीक है, सो ये हमारे पास एक थोड़ा सा क्लियरिटी ना होने के कारण वी हैव मल्टीपल आंसर्स इन इट। नाउ for the previous year 2014-15, an SSE suffered a business loss of 2,50,000. His income from other source is 1,80,000. His due date of return is 31st July 2015, but he submitted the return on 9 September 2015. The SSE in this case. अब ये क्वेश्चन आपका बेटा सेट ऑफ से रिलेटेड है, सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, सेट ऑफ लॉसेस। श्योरली असेसमेंट ईयर हमारा 16-17 पर बेस्ड होना चाहिए था, बट ये 15-16 पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। एनी हाउ फॉर प्रीवियस ईयर 14-15 एसएससी ने बिजनेस लॉस सफर किया है, ओके 2,50,000। हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 1,80,000. His due date of return was 31st July 15, but he submitted return on 9 September 2015. अब जरा ये ध्यान से देखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा हमारे पास नजर आ रही है 1,80,000 और हमारा बिजनेस लॉस है 2,50,000। तो याद रखिएगा बिजनेस का लॉस आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। तो ये जो ईयर 2014-15 की बात करते हैं, 14-15 प्रीवियस ईयर में बेटा यहां पर 1,80,000 आपका सेट ऑफ हो जाएगा, ये है सेट ऑफ। ठीक है जी, थोड़ा सा स्पेस हमने ले लिया है, चलिए सेट ऑफ। अब बेटा ये जो बैलेंस अमाउंट है 70,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80 को अगर हम रेफर करते हैं, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपका रिटर्न ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना जरूरी है। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं तो सेट ऑफ पर तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दैट रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरवाई, क्योंकि ड्यू डेट कितनी थी बेटा 31 जुलाई। तो याद रखिएगा, ये बार बार मैं एम्फसाइज करता हूं, सेट ऑफ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं मगर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज 1,80,000 shall be set off but 70,000 कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ऑप्शन यहां पर चेक करते हैं, ऑप्शन ए कहता है shall be allowed to carry forward the loss of 70,000, no, shall not be allowed to carry forward any loss, shall be ये ऑप्शन करेक्ट है, मगर एक और ऑप्शन हमारे पास है सी, shall be allowed to set off current year business loss to the extent of 1,80,000 but shall not be allowed to carry forward the balance of 70,000. this is perfect. बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, मगर सी में बेटर इंफॉर्मेशन क्लैरिटी है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। डी देख लेते हैं, shall not be allowed to set off the business loss, नहीं ये गलत है। तो बेटा आंसर डी इज करेक्ट, जहां पर हम 70,000 को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते मगर 1,80,000 को सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, अगेन थियोरिटिकल क्वेश्चन, ये असेसमेंट प्रोसीजर पर बेस्ड है। नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 मस्ट बी सर्व विद इन। स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस एक कहलाता है 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस इशू करने का बेटा जो दिया गया है, ठीक है, वहां पर सर्विंग का टाइम दिया गया है। नोटिस मस्ट हैव बीन सर्व्ड ऑन एसएससी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड बाय एसएससी। सो करेक्ट आंसर इज सी। यहां पर आपको टाइम लिमिट याद रखनी है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। जिस रेट पर रिटर्न सबमिट किए वहां से 6 महीने नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न सबमिट किए है वहां पर एंड होने के नेक्स्ट 6 महीने के अंदर नोटिस सर्व हो जाना चाहिए एसएससी के ऊपर।
नेक्स्ट सेक्शन 80U का है, ये डिडक्शन से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट पूछी गई है। दैट सेक्शन 80U में दो लिमिट होती हैं, 75,000, 1,25,000। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो बेटा 75,000 की स्ट्रेट लिमिट डिडक्शन मिलती है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी तो 1,25,000। क्वेश्चन इज आस्किंग कि इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी तो क्वांटम ऑफ रिडक्शन होगा आपका 1,25,000। थियोरेटिकल पूरा का पूरा लेक्चर हमारा ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस को लेकर आया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, Bahrain discontinued wholesale trade in medicine। ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। Bahrain discontinued wholesale trade in medicine from 1st July 2013. He recovered 1,50,000 in October 2015, being a bad debt which was written off and allowed in assessment year 12-13। अब पहले तो बात ये देखते हैं दैट हमारे एसएससी बिरेन ने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया था और उस बिजनेस में कुछ बैड डेट्स में डिडक्शन क्लेम की थी सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में। आज बिजनेस बंद हो चुका है और ये पैसा रिकवर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 इवन इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। इवन इफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इसका मतलब बेटा ये जो 1,50,000 रुपया है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ही हैज एलिजिबल ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ द होलसेल ट्रेड इन मेडिसिन 1,70,000। उसके पास एलिजिबल 1,70,000 रुपए का ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है। एलिजिबल मतलब कि अभी 8 साल के अंदर ही है ये, आप इसे कैरी फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, इवन देन आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बिरेन ही बिजनेस रन कर रहा था, बिरेन ही रिकवर कर रहा है और बिरेन ही सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो यस ही इज एलिजिबल। तो बेटा ये 1,70,000 रुपए इसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। सो टैक्सेबल अमाउंट होगा नेट निल और 20,000 को वो फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड डेट रिकवरी इज दैट इट इज चार्जेबल टू टैक्स, करेक्ट है, मगर इट इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। टैक्सेबल तो है 1,50,000 मगर इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर सेट ऑफ, आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सी ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टैक्सेबल, अरे ये तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। 50% ऑफ द अमाउंट रिकवर्ड नाउ इज टैक्सेबल, नहीं ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो बेटा आंसर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए। सो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 10 क्वेश्चंस। हमारा 5th वीडियो है, मतलब 50 क्वेश्चंस बेटा अब तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, मतलब हमारे 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो विद इन अ डे और टू यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर कोई बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज एज वी से बेटा लाइक बटन दबा दीजिएगा, इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। और आप चाहें तो बाकी वीडियोस के साथ आपको मैं छोड़कर जा रहा हूं, तो बाकी वीडियोस आपके सामने हैं, ये वीडियोस आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।